नमस्कार दोस्तों, मैं देवांशु जोशी आपका स्वागत करता हूं। एलडीसी आरएसएम एसएसबी जनरल साइंस का ये पार्ट 3 है दोस्तों। हम अम्ल व क्षार के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने कहा था कि इसका वीडियो में डाल दूंगा जल्दी। दोस्तों ये सेकंड पार्ट है अम्ल व क्षार का और ओवरऑल जनरल साइंस का तीसरा पार्ट है ये दोस्तों। अम्ल क्षार का ये अभी 2-3 दिन और चलेगा, यानी 2 वीडियो और आएंगे इसके बाद, तो ये अम्ल व क्षार वाला अपना हो जाएगा पूरा टॉपिक। और ये एनसीईआरटी की किताब से है दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों ये आप अगर और भी कोई बुक एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो दोस्तों सबसे बेस्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ, एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़नी है। जो हमें एलडीसी के टॉपिक दे रखे हैं वो 8th 9th 10th की एनसीईआरटी की साइंस की बुक में है, बस वो टॉपिक अपन को देखने हैं। तो ये हमें करना है, और इसके अलावा और कहीं से भी पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन पेपर बनेगा अगर बनता है तो, बस पढ़ने वाला होना चाहिए एनसीईआरटी की बुक को। ठीक है, तो इसलिए ही मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, एनसीईआरटी वाला ही डालूंगा मैं, और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मुझे वो भी मैं डालता रहूँगा अलग अलग किताबों से। तो अभी तो मैंने एनसीईआरटी का ही डाला है। तो चलिए दोस्तों, ये अम्ल व क्षार का जो हमारा टॉपिक है वो हम आज पढ़ते हैं। आज मैं बताऊंगा कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैसी इसकी रिएक्शन होती है, और अम्ल के कितने प्रकार हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, उसकी अभिक्रिया हम देखेंगे दोस्तों। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों वो ज़रूर करें, और वीडियो सारे देखें, एक भी मत छोड़ना दोस्तों। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि अब मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वीडियो डाल देता हूँ दोस्तों। जिस दिन टाइम नहीं मिलता उस दिन मैं नहीं डाल पाता दोस्तों, लेकिन ये है कि मैं महीने भर में आराम से 25 से 40 वीडियो में डाल दूंगा महीने भर के अंदर, यानी 30 दिन में 40 तक वीडियो में डालूंगा। वो बहुत होते हैं दोस्तों वीडियो भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। जो भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं और इसकी वैकेंसी आ रही है, बस ये समझ ले आ रही है, ये मत पूछे कब आ रही है। कब का मतलब तो मतलब ये हो गया कि जिस दिन आएगी उस दिन से आप तैयारी करोगे। तो दोस्तों तैयारी अभी से ही स्टार्ट रखें। मैं तो चाहता हूँ जिस दिन वैकेंसी आ रही है उससे पहले ही आप आधा कोर्स तो 50-60% कोर्स कंप्लीट कर लें, ताकि आपको यहाँ सचिवालय मिल जाए। सबसे बेस्ट नौकरी है एलडीसी की। समझ गए मेरी बात दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि जो अम्ल होता है उसके जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वियोजन की अभिक्रिया होती है। तो वो क्या होता है उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं दोस्तों। ऊपर से। क्या आप जानते हैं अम्लों के जलीय विलयन विद्युत धारा का संचालन करते हैं? कार व इन्वर्टर की बैटरी में आसुत जल डालने की क्रिया अम्लों की इसी विशेषता पर आधारित है। इस प्रक्रिया को वियोजन कहा जाता है। विशेष रूप से अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये हमें पता है, जो उनके विशेष गुणों के लिए जिम्मेदार है। ये आयन ये विलयन में H+ के रूप में मौजूद नहीं होते, बल्कि यह पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोनियम आयन के रूप में गठबंधन करते हैं दोस्तों, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोनियम आयन है उसका फॉर्मूला है H3O। अब इसका अगर वियोजन होता है, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है H2O + H आयन, ये जो H+ आयन है ये हाइड्रोनियम ही आयन है, और ये ही अम्ल में, ये विलयन में विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। तो ये H3O आयन हाइड्रोनियम कहलाते हैं। इन आयनों को भी H+ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। अम्लों के विलयन में, जलीय विलयन में वियोजन होने की सीमा के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के रूप में करते हैं दोस्तों। वो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। अब ये देखिए राइट हैंड पे ध्यान देने योग्य बात है, इसको पढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। हालांकि इथाइल अल्कोहल दोस्तों, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आ सकता है C2H5OH। देखिए दोस्तों, कार्बन के आधार पर ये नामकरण किया गया है, मैथ, एथ, ब्यूट, पॉप। मैथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल। ये मैथेनॉल में 1 कार्बन, एथेनॉल में 2 कार्बन, ब्यूटेनॉल में 3 और प्रोपेनॉल में 4 कार्बन। तो इससे ये नामकरण किया जाता है। इसका अलग से वीडियो अगर बना दूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो आप बता देना कमेंट सेक्शन पे। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम हमें याद रखना है। इथाइल अल्कोहल, मैथ, एथ से बना है इथाइल, तो 2 कार्बन है, C2H5OH, ये इसका फॉर्मूला है। और दोस्तों ग्लूकोज में क्या होता है फॉर्मूला? 6-12-6 याद रखना है, CHO,
6H12O6 में हाइड्रोजन विद्यमान है दोस्तों। देखिए इसमें हाइड्रोजन विद्यमान है तो हम सोचेंगे कि भाई ये अम्ल विलयन में अम्ल होगा क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन देखिए दोस्तों हाइड्रोजन विद्यमान है परंतु ये पानी के विलयन होने के बाद H+ आयन नहीं देते हैं दोस्तों। पानी के विलयन में H+ आयन नहीं देते। अगर ये H+ आयन नहीं दे रहे तो ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा, और अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है तो दोस्तों ये अम्ल नहीं है। तो हमें ये याद रखना है, एथाइल अल्कोहल और ग्लूकोज अम्ल नहीं है, ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। और ये अगर ऑप्शन में आ जाता है तो निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है, तो निम्न में से किस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, उसमें ये ऑप्शन दे सकता है आपको अलग अलग। तो उसमें अगर ये दोनों मिलते हैं अपन को तो ये हम इसको कहेंगे कि ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। अब दोस्तों अम्लों में भी मैंने जैसे बताया वियोजन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। दोस्तों लेफ्ट हैंड पे प्रबल अम्ल है, राइट हैंड पे दुर्बल अम्ल का कॉलम है। पढ़ते हैं दोस्तों प्रबल अम्ल के बारे में। जिन अम्लों का जलीय विलयन में पूर्ण वियोजन हो जाता है प्रबल अम्ल कहलाते हैं दोस्तों। प्रबल अम्ल वो कहलाते हैं जिनका जलीय विलयन में पूर्ण वियोजन हो जाता है। हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। उदाहरण के तौर पर नाइट्रिक अम्ल का पानी में पूरी तरह वियोजन हो जाता है, यानी पूरी तरह घुल जाता है ये, यानी HNO3 H+ और NO3- आयन दे देता है ये जलीय विलयन में। तो यानी इसमें क्या हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी और ये प्रबल अम्ल है, एकदम प्रबल अम्ल है। देखिए पूर्णतः का मतलब है बिल्कुल पूरी तरह, ऐसा भी नहीं कि भाई एक दो अंश रह गए, इसलिए प्रबल अम्ल के उदाहरण है। अब देखिए इनके कौन कौन से उदाहरण हैं वो हमें याद रखने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक से HCl, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल से HBr, डाइड्रोआयोडिक अम्ल HI। अब देखिए परक्लोरिक अम्ल और क्लोरिक अम्ल, फॉर्मूला याद होना चाहिए। परक्लोरिक में ऑक्सीजन 4 होते हैं HClO4, और क्लोरिक अम्ल में 3 ऑक्सीजन होते हैं HClO3। ये याद रखेंगे हम। ये सारे प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये सारे प्रबल अम्ल है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है HCl, HNO3 और H2SO4। और फिर हम एक्स्ट्रा याद रखेंगे HBr, HI, HClO4, HClO3, ये सभी किसके उदाहरण है दोस्तों, प्रबल अम्ल के। और प्रबल अम्ल में पूर्णतः वियोजन होता है, पूर्णतः विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इसके बाद है दुर्बल अम्ल। देखिए दोस्तों जिन अम्लों का जलीय विलयन में आंशिक वियोजन, आंशिक का मतलब कुछ तो हो गया और कुछ नहीं हुआ, यानी कुछ तो टूट गए, वियोजन हो गया और कुछ वैसे के वैसे ही विद्यमान है, तो वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आता है और बहुत से एग्जामों में पूछा गया है वो है एसिटिक अम्ल, और कई कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल है दोस्तों। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया अगर अम्लशार में पूछते हैं तो, क्योंकि इनका वियोजन आंशिक होता है। इनको डबल आधा तीर से दिखाया गया है, जैसे कि दोस्तों और एग्जाम्पल इन्होंने बता रखे हैं। HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं, H+ और F-, मैंने क्या बताया था, ये HF के उल्टे तीर है, मतलब ये HF से H+ और F- हो सकता है और ये दोनों मिलके वापस HF बना सकते हैं। तो विलयन में ये प्रक्रिया चलती रहती है, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। ये डबल तीर बताता है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को जलीय विलयन में न केवल H+ आयन और F- आयन बल्कि अवियोजित अम्ल HF भी मौजूद है, यानी आधे मान लो आप HF टूटे पड़े हैं और आधे जुड़े पड़े हैं विलयन में। तो दोस्तों अवियोजित अम्ल HF और उसके द्वारा दिए गए आयन H+ और F- के बीच संतुलन है दोस्तों। तो ये देखिए दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है HF, और एक मैंने बताया था एसिटिक अम्ल। देखिए दोस्तों एसिटिक अम्ल जिसे कहते हैं एथेनॉइक अम्ल, बहुत बार पूछा गया है क्या है ये, तो दोस्तों हम बताएंगे ये दुर्बल अम्ल है और इसका फॉर्मूला है CH3COOH। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रोसायोनिक अम्ल HCN, साइनाइड से CN, HCN। बेंजोइक अम्ल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बेंजोइक अम्ल भी दुर्बल अम्ल है, C6H5COOH बेंजोइक अम्ल। और दोस्तों मेथेनोइक अम्ल जिसे फार्मिक अम्ल कहते हैं HCOOH, और हमने पढ़ा था चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल ही होता है जिससे हमें दर्द का एहसास होता है। तो दोस्तों HCOOH बेंजोइक अम्ल, C6H5COOH। और हाइड्रोसाइनाइड अम्ल HCN और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ये क्या हैं दोस्तों, दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। तो हम ये याद रखेंगे दुर्बल अम्ल में दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों
दोस्तों इसके बाद है धातुओं के साथ अभिक्रिया। दोस्तों इसको भी हम पढ़ लेते हैं और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले पढ़ लेते हैं। कोई प्रयोग किया गया है, हम सीधे प्रयोग को ना देखें, हम इसको देखते हैं कि क्या इसमें इक्वेशन बनी है। प्रयोग में यह कहा जा सकता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जस्ता के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। बिल्कुल दोस्तों, अम्ल जो है वो धातु से क्रिया करेगा तो हमें याद रखना है, अम्ल धातु से भी क्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये हमें अच्छी तरह से कंठस्थ याद रख लेना है। अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब ये कैसे बनाता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें बता रखा है, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर ये कह रहा है हाइड्रोजन गैस दिया है इसने। जब हम कोई अन्य धातु जैसे कि लोहा का उपयोग करते हैं तो इसी के समान क्रिया होती है। दोस्तों सामान्य ये कहा जा सकता है कि ऐसी क्रियाओं में धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। दोस्तों ये याद रखना है हमारे को। जो हम धातु ले रहे हैं जिसकी अभिक्रिया अम्ल से करा रहे हैं, तो दोस्तों वो क्या करता है, जो धातु होता है वो अम्ल में जरूर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो उस हाइड्रोजन को वो विस्थापित कौन करता है, वो करता है दोस्तों धातु ही करता है। और वो जो विस्थापन करता है तो हाइड्रोजन गैस को अलग कर देता है और लवण बना देता है। इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि ऐसी क्रियाओं में धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, अतः हाइड्रोजन गैस बनती है। धातु अम्ल के शेष भाग से क्रिया करती है और एक यौगिक जिसे लवण कहते हैं बनाती है। हम इक्वेशन याद रखेंगे, अम्ल प्लस धातु जो है वो बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस। ये मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्मूले से। देखिए दोस्तों, उदाहरण के लिए जस्ता व तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच की क्रिया किस रूप में लिखा गया है उसको देखते हैं। जिंक धातु दोस्तों पता है धातु, और ऊपर क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, धातु अम्ल के साथ क्रिया कराता है तो बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस। वो देखते हैं। जिंक क्या है, एक धातु, H2SO4 हमने पढ़ा है अभी टेबल में। प्रबल अम्ल है दोस्तों, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। प्रबल अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया, जो धातु है वो अम्ल के हाइड्रोजन आयन को अलग कर देता है। तो देखिए अभिक्रिया में भी यही हुआ है, जिंक H2SO4 से क्रिया कर रहा है तो जिंक H2 को तो अलग कर रहा है, क्रिया किससे कर रहा है, SO4 से, और हाइड्रोजन को बिल्कुल उसने अलग कर दिया है। ये जो जिंक सल्फेट बना है ये क्या है, लवण है, और जो हाइड्रोजन गैस निकली है वो अपनी अलग हो गई। तो बिल्कुल धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये हमें इस इक्वेशन से मिल चुकी है। अब जिंक की जगह Fe भी हो सकता है दोस्तों, Fe फेरस Fe H2SO4 से आएगा, FeSO4 बनाएगा और जिंक, यानी कोई सा भी धातु ले सकते हैं यहाँ पर। वो अम्ल के हाइड्रोजन को अलग कर देगा और शेष भाग से क्रिया करके लवण बनाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की क्रिया। दोस्तों ये पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। नीचे जाता हूँ मैं, ये पढ़ते हैं दो। जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वापस से सुनो आप दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 में जब कौन से अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो दोस्तों क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमें याद रखना है और फिर हम इसको इक्वेशन से देखेंगे। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस से चूना पानी दूधिया हो जाता है, ये भी याद रखना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या होता है, जब इसको और प्रभावित किया जाता है इसमें तो चूना पानी दूधिया हो जाता है, और जब हम इसको अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं तो चूना पानी फिर से पारदर्शी हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखते हैं दोस्तों, उपरोक्त गतिविधि से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अभिक्रिया देखते हैं दोस्तों, और अभिक्रिया कैसे संतुलित होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जिसको केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जी नहीं पता वो भी अब सीख जाएगा दोस्तों। देखिए सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला है Na2CO3, इसकी हम करा रहे हैं अभिक्रिया HCl से। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कराएगा तो हम बनेगा क्या, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगी ही बनेगी, बाकी का उत्पाद हमें नहीं पता। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और H2O बनेगा। तो मुझे ये बताओ Na2CO3
मैं HCl से अभिक्रिया करा रहा हूँ, मुझे बनाना है H2O, तो मुझे ये बताइए H के कितने आयन चाहिए, मुझे 2 चाहिए। तो HCl को सिर्फ अकेला सिंगल HCl ना रख के मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2HCl। क्यों करा, क्योंकि मुझे H के कितने आयन चाहिए, 2, और H2O बनेगा इसलिए मुझे H के 2 आयन चाहिए, इसलिए मैं HCl से पहले 2 लगाऊंगा और अभिक्रिया को संतुलित करूंगा, Na2CO3 प्लस 2HCl, तो बनेगा क्या, H2O तो बनेगा, CO2 भी बनेगा, और जो बच गया वो क्या बनेगा, NaCl। तो देखिए मुझे ये पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करानी है, तो मुझे ये पता है कि क्या बनेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी का उत्पाद मैं अपने आप निकाल लूँगा, NaCl बनेगा। और ये वैसे भी दिख जाएगा आपको, देखिए Na दिख रहा है और उधर Cl दिख रहा है, लवण तो बन गया अपना सोडियम क्लोराइड। अब बात होती है संतुलित करने की, तो वो मैंने आपको बता दिया कैसे करते। चलिए देखिए दोस्तों, दूसरा एग्जांपल भी इसी तरह से देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसकी किससे करानी है मुझे, HCl से। तो दोस्तों मुझे पता है जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। जल के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ HCl मैंने 2 क्यों नहीं लगाया आगे, जो NaHCO3 प्लस HCl ही रखा है मैंने, 2HCl नहीं रखा, क्योंकि दोस्तों H एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी एक H विद्यमान है। एक ये वाला H ले लिया मैंने और एक HCl वाला H ले लिया, इन दोनों को मिला के मैंने बना दिया H2O, जो बन गया मेरा पानी। तो मुझे HCl में 2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और CO2 बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या बन गया, लवण बनेगा NaCl। तो दोस्तों ये अपनी अभिक्रिया हुई। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करा रहा है तो क्या बना रहा है, लवण बना रहा है, पानी बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये मेन पॉइंट है दोस्तों। अब देखिए आगे की वो दूधिया कलर देता है और फिर उसको पारदर्शी कैसे करता है वो देखते हैं। यदि निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को चूना पानी, अब देखिए दोस्त चूना पानी क्या होता है, चूना पानी COOH2 में पारित किया जाता है, CO नहीं होगा या Ca होगा, CaOH2 में पारित किया जाता है तो सफ़ेद रंग कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने पानी में पारित किया जाता है तो कैसे रंग का विलयन बनता है, तो दोस्तों सफ़ेद रंग का विलयन बनता है CaOH2 में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। नीचे इसकी इक्वेशन दे रखी है CaOH2 और CO2। अब देखिए दोस्तों मैं इसको कैसे संतुलित कर रहा हूँ, OH2 है, मुझे पता है जल तो बनेगा ही, OH मुझे मिल गया और 2 है, तो H2O मैंने अलग निकाल दिया CaOH2 में से, तो यहाँ CaOH2। अब देखिए OH के बाहर ब्रैकेट में 2 का मतलब ये है कि O के भी 2 आयन हैं और H के भी 2 आयन हैं। मैंने इनमें से H2O निकाल दिया तो शेष क्या बच गया, O बच गया। O किसके साथ बचा है, कैल्शियम के साथ, तो CaO तो मिल ही गया अपन को। और ये जो CO2 है वो CaO से अभी क्या करेगा, यानी इन दोनों को मिलाएगा तो बनाएगा CaCO3। ये CaCO3 ही सफ़ेद रंग का अवक्षेप है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट ही सफ़ेद रंग का अवक्षेप है, और जल ये बाहर हो गया। दोस्तों 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे, 1-2 बार आप इक्वेशन को करोगे तो आपको इस इक्वेशन समझ में आ जाएगी। RSMSSB अगर ये पेपर ले रही है तो ये बहुत टफ पेपर बना रही है, तो उस हिसाब से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ और आप इसको आराम से पढ़िए। यदि कार्बन डाइऑक्साइड चूने पानी में अधिकता से पारित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप गायब हो जाता है। दोस्तों अधिक मात्रा में क्या प्रवाहित करा है हम, कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सफ़ेद रंग का अवक्षेप है, उसमें प्रवाहित कराते हैं, तो पानी में घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। दोस्तों देखते हैं CaCO3 प्लस H2O और CO2, ये क्या बनाएगा, CaHCO3। ये क्या, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट था वहाँ ऊपर जो कि सफ़ेद रंग का था, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी H2O वाला जल वाला इसमें विलयन आ गया है, जो कि इसको पानी में क्या बता रहा है, घुलनशील बता रहा है, यानी पानी में घुलनशील होने पर यह अपना सफ़ेद रंग का अवक्षेप क्या कर देगा, खो देगा और हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। दोस्तों कुल मिला के बात करें तो दोस्तों हम कहेंगे कि जो धातु कार्बोनेट है वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको उतार लीजिए। धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण, जल और हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, दोनों से यही बनेगा। अब इन दोनों का एक एग्जाम्पल ले लेना, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सफ़ेद रंग का अवक्षेप देता है। और हमने ऊपर एक और चीज़ पढ़ी थी, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो लवण और जल बनाती है, इसको भी आप बाय फॉर्मूला देख लेना दोस्तों, ये वाली अभिक्रिया।
ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आशा करता हूँ आपको ये इक्वेशन की समझ में आओगी। आगे और देखेंगे 2 वीडियो जिसमें मैं और बताऊंगा कि कौन कौन से क्षारीय माध्यम वाले कैसे धातु से अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं उत्पाद। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हल्के में बिल्कुल मत लेना। सोचो कि भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपने ग्राम सेवक का पेपर देखा होगा कैसा आया था, उसी को देखते हुए अब तैयारी हम इससे करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। साइंस का अगला वीडियो मैं जल्दी डाल दूंगा। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।